नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत है। बालाजी बाजीराव जिन्हें नानू साहेब भी कहते हैं। इनका मराठा साम्राज्य के स्थायित्व और मराठा साम्राज्य की डावाडोल की स्थिति के बीच जो पतली रेखा थी, उसका नाम बालाजी बाजीराव था। क्योंकि बालाजी बाजीराव उस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं, जब मराठा साम्राज्य के पास सबसे ज़्यादा साम्राज्य था। लेकिन बालाजी बाजीराव अपनी भूलों के चलते इसे नहीं संभाल पाते हैं और 1761 के पानीपत के युद्ध में सब कुछ खो देते हैं और इसके दुख में इनका देहांत भी हो जाता है। दोस्तों, बालाजी बाजीराव बाजीराव वन के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम, जिन्हें मराठा साम्राज्य का सबसे महान योद्धा कहा जाता है, और इन्होंने जो मराठा साम्राज्य है उसे अटक से कटक तक बनाने का काम किया। साथ ही इनके जो दादाजी थे बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 में पहले पेशवा बनते हैं साहू जी महाराज के समय पर, उन्होंने भी मराठा साम्राज्य के स्थायित्व की शुरुआत की और साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, इनके दादाजी, पेशवा बनते हैं। उसके बाद इनके पिता बाजीराव वन मात्र 19 साल की उम्र में 1720 से 1740 तक पेशवा बनते हैं। उसके बाद इनके पिता की मृत्यु के बाद ये 1740 में पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 में बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पेशवा का महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं। ये विवेकी और सरल हृदय तथा गुणवान व्यक्ति था। वह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। हालांकि इनकी योग्यताओं को आगे जाकर जंग लग जाता है। उसके शासनकाल में मराठों ने अपनी शान तथा ख्याति की ऊंचाई को छू लिया था। मराठा शक्ति चरम शिखर पर पहुंच गई थी। मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि वह एक ब्राह्मण शासक का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुविधा की दृष्टि से उसके चरित्र, व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन निम्न शीर्षकों से किया जा सकता है। चूँकि हम यहाँ पर बालाजी बाजीराव की अच्छी बातों को देखना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर उनका मूल्यांकन करना है और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अच्छी बातें करनी है। एक व्यक्ति के रूप में बालाजी बाजीराव, वह राजनीतिक बुद्धिमत्ता, मधुर व्यवहार व अपने पूर्व पेशवाओं के विपरीत कला प्रेमी था। उसके रहन सहन, ऊंचे स्तर, उसने पुणे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पार्वती पहाड़ पर देव देवेश्वर का एक मंदिर बनवाया। उस समय ऐसी मान्यता थी कि इस मंदिर में जाने से रोगों का निवारण होता है। बाजीराव धर्मनिरपेक्ष थे। इसका पता इस बात से चलता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित पीरन पीर दरगाह की देखरेख के लिए 95 एकड़ भूमि दान दी थी। कहा जाता है कि यह दरगाह मुगलों और मराठों की सेनाओं के लिए शिविर का काम करती थी और साथ ही इस्लामिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी यह मशहूर थी। उसके बाद में सेनानायक के रूप में देखिए, बालाजी बाजीराव सैनिक के तौर पर एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसे सतारा के राजनयिक एवं प्रशासनिक कार्यों में अधिक रुचि थी। इनके विषय में कहा जा सकता है कि ये बचपन से ही अपने पिता के साथ में युद्धों में न जाने के बजाय ये अपने चाचा के साथ में राजनयिक कार्यों को देख रहे थे, जिसके चलते राजनयिक कार्यों और राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन सैनिक के तौर पर ये बहुत ही अकुशल और अयोग्य थे, जिसके कारण इनकी सैन्य कार्यों में अरुचि थी। यही कारण है कि इनके जो भाई रहते हैं सदाशिव राव, वो सेनानायक बनते हैं, सेनापति बनते हैं और इनके सैन्य कार्यों को संभालते हैं। सैनिक अभियानों में वह अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ पर अधिक निर्भर रहता था, जो एक कुशल सेनापति था। 1751 में निजाम से युद्ध में उसका सामना यूरोपीय ढंग से बनी सेना से हुआ। परिणाम स्वरूप उसने अपनी सेना के पाश्चात्यकरण पर जोर दिया। मराठा सेना के यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय शैली में मुजफ्फर और इब्राहिम को अपनी सेना में लिया। परंतु पेशवा ने जिस उद्देश्य से मिश्रित पद्धतियों को अपनाया था, वे आगे चलकर अधिक सफल नहीं हो सकी और यहाँ पर राष्ट्रीय भावना का कम हो जाना हमें देखने को मिलता है, जो मराठों के पतन का एक कारण बनता है। प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ के रूप में साहू की मृत्यु के पश्चात उसके ऊपर शासक तथा प्रशासक दोनों के उत्तरदायित्व आ गए थे। फिर भी इन दोनों के उत्तरदायित्वों को संभालते हुए उसने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। यहाँ पर जो राजा राम सेकंड होते हैं, वो
बालाजी बाजीराव को शासक और प्रशासक दोनों के कार्य सौंप देते हैं। यानी कि छत्रपति यहाँ पर अब एक नाम मात्र के ही छत्रपति बचे रहते हैं और वे सतारा में जाकर अब शांति से रहने लगते हैं और पूरी जिम्मेदारी मराठा साम्राज्य की, चाहे शासक के तौर पर हो चाहे पेशवा के तौर पर हो, दोनों जिम्मेदारी वे यहाँ पर बालाजी बाजीराव को दे देते हैं। उनके विजय अभियान ने मराठा साम्राज्य को अग्रणी बना दिया। उसने सामंतों को नियंत्रण करने का प्रयास किया। उसने व्यवस्थाओं व आंतरिक सुरक्षा आदि का संतोषजनक प्रबंध किया। बालाजी बाजीराव ने कई जिलों के पीछे एक एक सूबेदार की नियुक्ति की। ऐसे कई सूबों के पीछे एक सर सूबेदार होता था। पंचायतों का विकास उसके काल में आरंभ हुआ। इस तरह मराठा साम्राज्य बालाजी के शासनकाल में उत्कर्ष की चरम सीमा पर जा पहुंचा था। इसके बाद में देखिए, वित्त विशेषज्ञ के रूप में बात करें तो बालाजी बाजीराव ने जब पेशवा पद ग्रहण किया तो उस समय मराठा राज्य कोष केवल रिक्त ही नहीं हो गया था, वरन बाजीराव के विस्तृत युद्धों से 14.5 लाख रुपए का ऋण भी इनके ऊपर हो गया था। बालाजी बाजीराव दूरदर्शी व्यक्ति था। जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही राजनीति में संलग्न होने के कारण इन्हें राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अच्छा खासा ज्ञान था, जिसके चलते उसने उत्तर में मराठा प्रसार की योजना को व्यावहारिक रूप देने में पूर्ण महाराष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। बल्लोबा मांडुवगनी नाम के एक माल कमिश्नर ने माल और उपनियमों का सुधार किया और कर वसूल करने वालों को हिम्मत देने के लिए बाध्य किया। साम्राज्यवादी के रूप में हम बालाजी बाजीराव को देखते हैं तो उसने अपने पूर्वजों द्वारा मराठा शक्ति प्रसार के लिए प्रारंभ किए गए कार्य में महान सफलता पाई। उसने दक्षिण में मराठा सत्ता का पूर्णतः सुदृढ़ीकरण कर दिया तथा निज़ाम को 1760 में उदगीर की लड़ाई में भीषण पराजय दी। 1758 में अब्दाली के पुत्रों को पराजित किया। उस समय तक मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, दक्षिण भारत का प्रायः आधा भाग, उड़ीसा और दोयाब का कुछ भाग उनके सीधे शासन में आ गया था और शेष भाग से वे चौथ वसूल कर रहे थे। यानी कि आधा भाग दक्षिण भारत का तो इनके सीधे कंट्रोल में था और आधे भाग में भी ये अपनी दहशत फैला चुके थे और वहाँ पर से चौथ कर वसूल रहे थे। यहाँ पर इनके कर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। जो चौथ था वो उपज का 1/4 भाग होता था और ये उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जहाँ पर इनका सीधा कंट्रोल नहीं था, जो साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे, जैसे राजपूताना, गुजरात, बंगाल, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सीधे कंट्रोल में नहीं थे वहाँ पर से ये कर वसूलते थे। और जो उनके सीधे कंट्रोल में होते थे वो राज्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था और साम्राज्य को ये स्वराज कहते थे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो मराठा साम्राज्य के प्रशासन से जुड़ा एक वीडियो आपको एमए 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको मराठा प्रशासन की अच्छी समझ हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के इनके कर थे। एक तो चौथ था जो ये बाहरी राज्यों से वसूलते थे, दूसरा सरदेश मुखी था जो उपज का 10वां हिस्सा था। ये अपने राज्य के राष्ट्रीय राज्य के लोगों से ये वसूलते थे। उसके बाद में भारत का राजमुकुट भी उनके हाथ में आया प्रतीत होने लगा था, क्योंकि मुगल वंश में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगा था। तैमूर वंश की सत्ता, यानी कि जो मुगल शासक थे उनकी सत्ता नाम मात्र की रह गई थी। वास्तव में उत्तर भारत में जो सफलता इन्होंने प्राप्त की थी वह अत्यंत प्रशंसनीय व आश्चर्यजनक थी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इनके जो उल्लेखनीय कार्य रहे, जिसके कारण जो बालाजी बाजीराव हैं, इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने अपने कार्यों के ज़रिए कुछ ऐसे काम किए कि जिससे मराठों का विस्तार हुआ। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी ही कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनके चलते आगे चलकर मराठों का पतन होता है। और जब 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ को ये रसद समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं और अपने दूसरे विवाह में उलझे रहते हैं, जिसके चलते पानीपत के युद्ध में इन्हें इतनी करारी शिकस्त पड़ती है कि जो विजय अभियान से ये अपनी छवि बनाते हैं वो पूरी तरह से धूमिल हो जाती है।
साम्राज्यवादी नीति इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये अपने मित्र राष्ट्रों या फिर अपने पड़ोसी राज्यों पर ही आक्रमण करते हैं, जिसके चलते युद्ध के समय इन्हें कोई सहायता नहीं देता है। जो ये प्रशासक या फिर सेना में विदेशी प्रभाव डालते हैं, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से तैयार करते हैं, वो इनकी सेना के राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने का काम करती है। इस तरह से आपको इनकी उपलब्धियों के बाद एक कंक्लूज़न, एक लास्ट पैरा के रूप में ये भी बताना है कि बालाजी बाजीराव की कुछ गलतियों के कारण पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और साथ ही मराठा साम्राज्य के कमज़ोर होने की छवि हमें यहाँ से दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा बालाजी बाजीराव का मूल्यांकन और इनकी उपलब्धियाँ। अगर उपलब्धियाँ या मूल्यांकन पूछे तब भी आप इन्हीं तरह के पॉइंट्स लिखकर आप समझा सकते हैं। तो ये था बालाजी बाजीराव का मूल्यांकन। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ बेहतर सीख पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, कभी कभी लोग सच इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनका भ्रम चकनाचूर हो जाए। इसलिए कई बार सच बहुत चुभता है और ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका मुंह ही तोड़ दें। लेकिन कई बार सच सुनने से आपके अंदर जो बदलाव आता है वो आपके लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए सच सुनने से डरे नहीं, सच बोलने से भी डरे नहीं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।